गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का उर्दू ए का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 24-25 का उर्दू ए का। ये आपका बोर्ड का है। ठीक है, तो बोर्ड में आपका पेपर कैसे आने वाला है, इसको बनाने का मेन मकसद यही है हमारा कि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि भाई बोर्ड में पेपर कैसे आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो तकरीबन एक जो फॉर्मेट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 24-25, सब्जेक्ट है उर्दू ए। ठीक है, जिसमें आपकी नवाए उर्दू और गुलजारे उर्दू चलती है। कोड है इसका 003। क्लास 10th है। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको कुछ ये आम हिदायत दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि भाई टोटल आपके सवाल जो है वो 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है और टोटल 18 सवालात हैं इसमें। ठीक है, पहला हिस्सा जो है वो 20 नंबर का है, दूसरा हिस्सा 25 नंबर का है, तीसरा हिस्सा 20 नंबर का है और चौथा हिस्सा 15 नंबर का है। इस तरह से अगर आप इसे काउंट करेंगे तो ये टोटल 80 मार्क्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, यही हिदायत यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको दे दी गई है और कहा है कि जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसी के ही हिसाब से आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, पहले हिस्से में अगर आप देखें सेक्शन ए जो लिखा है, इसमें आपको एक गैर दरसी इक़्तिबास दिया गया है, जिसे आपको गौर से पढ़ना है और पूछे गए जो सवालात हैं उनके जवाब देने हैं। इसमें 5 सवाल रहेंगे 1-1 नंबर के। ठीक है, ये गैर दरसी है। गैर दरसी के मतलब होते हैं कि जो आपकी किताब से नहीं लिया गया है। अब हम इसे शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, ज़बान अपने वसी माने में ख़यालात इजहार करने का ज़रिया है। यानी ज़बान के अगर हम असली मायने देखना चाहें तो एक मायने ये हो सकते हैं कि भाई इससे हम अपने जो ख़यालात हैं उनका इजहार करते हैं। लिखते हैं, जानवरों की ची ची। ठीक है, जो जानवरें चे 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 करते हैं, ये भी एक तक हद तक क्या है, ज़बान ही कही जा सकती है, बशर्ते ये उनके दिल की हालत जाहिर करे, है ना। जैसे अब कोई डॉग है, उसको चोट लग जाती है तो बेचारा इस तरह से उसकी आवाज़ निकलती है कि आप पहचान जाएंगे कि देखो ये तकलीफ़ में है ना। तो या आपने कैट पाल रखी है तो उसको अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई देखो ये खुशी से हमारे पास आई है या इसको कोई तकलीफ़ है या इसे भूख लगी है। तो वो अपने मियाँव से या अपने जो भी उनकी ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं, उससे वो अपने दिल के हालात को बयान कर सकते हैं। ठीक है, अल्फाज बामायने आवाज़ है। अल्फाज जिसे हम कहते हैं उसका मतलब ये है कि उनकी कोई मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, चरिंद और परिंद भी ऐसी ही आवाज़ें निकालते हैं जिनके मायने होते हैं। ठीक है, वो खौफ जाहिर करते हैं, खुशी और ख्वाहिश भी जाहिर कर सकते हैं, मगर अपने ख्यालात जाहिर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई उनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज अलग है ना। लिखते हैं, जानदारों में एक इंसान ही है जो कुछ वो महसूस करता है और सोचता है उसको वो बयान कर सकता है। ठीक है, तो कहते हैं कि वो बयान कर सकता है। आगे लिखते हैं कि ज़बान वो चीज़ है जिस पर तमाम इंसानी ताल्लुकात कायम हैं। यानी अगर हमारे पास ज़बान ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। अब एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ रहे हैं। अगर ये ज़बान ना हो, अगर ये अल्फाज ना हो, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, लिखते हैं, ये अल्फाज से बनती है और अल्फाज जो है साँचे हैं जिनमें ख़यालात ढलते हैं। ठीक है, यानी अब मुझे अच्छा लग रहा है तो अल्फाज के थ्रू ही तो मैं कहूँगी कि भाई आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक, अभी मुझे बुरा लग रहा है तो मैं क्या कहूँगी, भाई गलत बात है, आप लोग देख देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने भी कल एनालाइज़ किया था तो उसमें लिख के आ रहा था कि भाई आपके इतने सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपकी वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं सब्सक्राइब किए बगैर, है ना। तो ये चीज़ है क्या, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब किससे बता रही हूँ, अल्फाज से ही बता रही हूँ। ठीक है, और जो मेरे ख्यालात हैं वो ही अल्फाज के थ्रू बाहर आ रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं, चुनांचे हर लफ्ज़ जो किसी चीज़ के लिए बनता है, इसमें कोई ना कोई ख्याल लिपटा हुआ होता है। यानी कोई ना कोई ऐसा ख्याल ज़रूर होगा जो उसके अंदर छुपा हुआ होगा। ज़बान आवाज़ों के एक ऐसे मजमूए का नाम है जिससे इंसान अपना ख्याल दूसरों पर जाहिर करने के लिए
इरादतन निकालता है, यानी अब मैं इरादा करूंगी कि मुझे ये बोलना है, वही अल्फाज मैं आपके सामने बोलूंगी, ठीक है। और उन आवाज़ों के मायने मुअय्यन कर लिए गए हैं, यानी वो आवाज़ें जो हैं उनके एक मायने हैं। मैं कहूँगी जाओ तो आपको पता है जाने का मतलब है जाओ, मैं कहूँगी आओ तो आपको पता है आने का मतलब है आना, ठीक है। ताकि कहने और सुनने वाले के यहाँ एक लफ्ज़ के तकरीबन एक ही जज्बा पैदा हो, ठीक है। यानी मैं अगर आपसे कहूँ आओ, तो अगर आपके वहाँ आने का मतलब जाना होता है तो आप क्या कहोगे, आप चले जाओगे। मैं कहूँ अरे भाई आना है, तो आप कहोगे हाँ तो हम जा ही तो रहे, क्योंकि आने का मतलब तो जाना है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो अल्फाज है, जो आवाज़ें हैं, उनका सेम मतलब है, ठीक। अगर मेरे लिए आने का मतलब आना है तो आपके लिए इनफैक्ट पूरी दुनिया में आने का मतलब आना ही होगा, ठीक है। आगे लिखते हैं, अल्फाज इन्हीं ज़हनी तसव्वुरात की मफलूजी अलामतें हैं जिन्हें हम दूसरों के जहन तक पहुंचाना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक। तो यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हुई है किसकी, ज़बान की। ख्यालात के इजहार का क्या ज़रिया है, तो क्या ज़रिया है, ज़बान, है ना। बामानी आवाज़ें क्या कहलाते हैं, अल्फाज, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अल्फाज और ख्यालात का क्या ताल्लुक़ है, एक जुमले में लिखिए, ठीक है। अल्फाज और ख्यालात क्या है, जो अल्फाज होते हैं, जो हमारे ख्यालात हैं वही अल्फाज बन के निकलते हैं, ठीक है। तो यही ताल्लुक़ है दोनों के बीच में, ठीक। अभी मैं आपको इसकी आंसर शीट भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप लोग कोशिश ये कीजिए कि आप खुद से देखिए कि क्या आप आंसर कर पा रहे हैं। लिखते हैं, जानदारों में इंसान की खुसूसियात क्या है, ठीक है। एक जुमले में लिखिए, यानी जानदार जितनी है उसमें सबसे ज़्यादा आला जो है अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह पाक ने इंसानों को बनाया है, ठीक है। तो इंसानों में क्या खुसूसियात है, क्या खूबियाँ है, ठीक। तो अभी आपने पढ़ा कि वो बोल सकता है, वो अपनी बात का इजहार कर सकता है, जो वो सोच रहा है वो सामने बोल भी सकता है, सॉरी यानी ये है ना, कि वो जो महसूस करता है वो वहाँ पे बता भी सकता है, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला सवाल 5वां जो लिखा है कि इंसानी ताल्लुकात किस चीज़ पर कायम है, एक लफ्ज़ में जवाब दीजिए, तो ये भी ज़बान पर ही कायम है, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ अब एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि भाई सवाल एक मिलेगा, उसका कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी एक इक़्तिबास होगा वो ही आपको करना होगा, कोई आपको ऑप्शन या चॉइस नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब सवाल 2 पे आइए, तो ये भी आपका गैर दरसी है, यानी ये आपकी किताब से नहीं लिया गया है, ठीक है। देखिए क्या लिखते हैं, भूल जाओ जो तुम्हें लोग बुरा कहते हैं, उनकी बातों पर न दुकान के क्या कहते हैं, ठीक है। उनकी आदत है यही सुबह ओ मसा कहते हैं, ठीक है। कहते आए हैं सदा और सदा कहते हैं, कह के यूं टाल दो हाँ आप बजा कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप भूल जाइए अगर कोई तुम्हें बुरा कह रहा है, ठीक है। उनकी बातों को छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं, उनकी ये आदत है, उन्होंने हमेशा यही किया है कि दूसरों को बुरा कहे। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और दूसरों की हमेशा बुराई ही ढूंढते रहते हैं, है ना। तो आपको उनसे लड़ने नहीं खड़े होना है, आपको कहना हाँ ठीक है भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ही सही है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने यह बोला है। आगे देखिए लिखते हैं, भूल जाओ जो किसी से तुम्हें पहुँचे नुकसान, अगर किसी ने तुम्हें नुकसान पहुँचाया है तो तुम भूल जाओ कि चलो कोई बात नहीं, ठीक। याद रखोगे तो उसमें है तुम्हारे ही जिया, जिया मतलब नुकसान, है ना। यानी अगर किसी इंसान ने तुम्हें नुकसान पहुँचाया और तुम वो बातें याद रख रहे हो तो उससे तुम्हें ही तकलीफ होगी, क्योंकि वो तो नुकसान पहुँचा के आगे बढ़ गया है, ठीक है। कीनिया रखता है शातिर, तुम तो नहीं हो हैवान, ठीक है। यानी जो शातिर होते हैं, जो बदला लेना चाहते हैं, जिनके दिलों में बुग़्ज़ होता है कि हाँ हम इससे बदला लेंगे, मौका पड़ेगा तो हम इसके पीछे से वार करेंगे, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। ये लोग हैवान लोग करते हैं, ये इंसानों की खसलत नहीं है, ठीक है। शुक्र की जाए, ठीक है। यानी अब आप शुक्र कीजिए कि खालिक ने बनाया है इंसान आपको, ठीक है। साहिब अक़ल तुम्हें सब हाकिम कहते हैं, यानी आपके पास ही अक़ल है और इसीलिए आप क्या है, अल्लाह पाक ने आपको हुक्मा बनाया है, ठीक है। आगे आ जाइए, जो हाकिम है, हुक्म करने वाला है। देखिए यहाँ लिखते हैं, सब हुक्मा तुम्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ अभी आपने पढ़ा साहिब अक़ल। आगे लिखते हैं, दर्ज बाला इक़्तिबास किस ख्याल पर मबनी है, हुब्बुल वतनी पे नहीं, क्या ये इश्क पे है, बिल्कुल भी नहीं, दुनियावी हकीकत पे है या अखलाकियात पे। मेरे ख्याल में इसका जवाब अखलाकियात होना चाहिए, बाकी इसकी आंसर शीट जब मैं दिखाऊंगी तो आप देख लीजिएगा
कीरिया रखने वाला है शातिर का क्या मतलब है, यानी वो लोग जो दूसरों के लिए दिन में क्या रखते हैं, गलत सोच रखते हैं, गलत थिंकिंग रखते हैं, ठीक है, बदले लेने की भावना रखते हैं। किस चीज़ को याद रखने से तुम्हारा ही जिया है, तुम्हारा ही नुकसान है, वो है क्या, किसी ने अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, ठीक है। अब इसका तुम उन्वान क्या तजवीज़ कर सकते हो, मेरे ख्याल में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना अखलाकियात, यही इसका मौजू है और मैं इसका यही उन्वान तजवीज़ करूँगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगी, तमाम देख लीजिएगा। अब ये आपका देखिए तीसरे सवाल पे क्या लिखा है, ये आपका दरसी इक़्तिबास यानी आपकी किताब से लिया गया है, ठीक है। बायोग्राफी का असल मकसद, जो हीरो के अखलाक, ये ठीक है। अब ये बायोग्राफी के बारे में आपको दिया गया है, तो अब ये आप लोग खुद से पढ़ेंगे। अब यह लिखा है इक़्तिबास में हीरो कितनी मर्तबा आया है। अब आप यहाँ देखिए, इसे काउंट कीजिए कि हीरो कितनी मर्तबा आया है, ठीक, गिन लीजिए। जैसे यहाँ एक बार हीरो ये आ गया, एक है ना, इसी तरह से आगे चलिए, एक बार हीरो ये आ गया, दो, है ना, तो ऐसे बढ़ते रहिए। देखिए गिनिए कितनी बार टोटल हीरो आया है, तो यहाँ आंसर में लिखा है 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार, ठीक। खसलतें, खसलतें जो है उसका क्या मतलब होता है, खसलतें होता है कि किसी इंसान की जो आदतें हैं, है ना, आदत और हरकत दोनों चीज़ें उसकी खसलतों में ही आती हैं, कि ये इसकी आदत में ही बसा हुआ है, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल में तो आदत होना चाहिए, हम लोग आंसर शीट चेक करेंगे तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आदतें, हरकतें, यही कहते हैं कि ये इसकी खसलतें हैं, है ना। आगे देखिए, यह लिखा है पहाड़ अपनी जगह से टल जाए तो टल जाए, लेकिन आदमी अपनी जबलत से नहीं टल सकता, से क्या मुराद है। कहने का मतलब ये है कि भाई इंसान जो, मतलब पहाड़ भी अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन अगर इंसान ने कोई जिद पकड़ ली तो वो अपनी जगह से नहीं हटेगा, है ना। आंसर शीट पे आप देखिएगा और बाकी आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा है इंसान अपने ख़ानदान की सोसाइटी से क्या इक्तिसाब करता है। अगला सवाल लिखा है बायोग्राफी का असल मकसद क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पैराग्राफ में मिल गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए आपका सवाल नंबर 4 में यहाँ पे फिर आपका एक शेरी इक़्तिबास है जो आपकी किताब से ही लिया गया है, ठीक है। क्या है आपकी, ये आपकी गज़ल है, दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है ना। आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखते हैं, जो उजड़े और फिर ना बसे वो दिल निराली बस्ती है ना। तो ये आपने पूरी गज़ल पढ़ी होगी। जान सी शै बिक जाती है एक नज़र के बदले, है ना, आगे मर्जी गाहक की, इन दामों को वो सस्ती है ना, यानी वो सस्ती मिली या महंगी मिली। ये मैंने बहुत अच्छे से तशरीह करके आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि इसका क्या मतलब है। अगर मैं यहाँ पढ़ाने बैठ जाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक। तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो बाला अशार हैं, जो ऊपर आपको अशार दिए गए हैं, ये किससे लिए गए हैं, है ना, क्या है ये, तो ये गज़ल है, ठीक है। तो आप इसे टिक कर सकते हैं कि भाई ये क्या है, गज़ल है। आगे आ जाइए, अगला लिखा है दर्जे वाला शेर हिस्से जो है इसका शायर कौन है, ये किसने बताई, ये किसने किसकी गज़ल है। तो जहाँ तक मुझे ख्याल पड़ रहा है ये फ़ानी बदायूं की गज़ल है, ठीक है। लिखते हैं 5वें शेर में शायर अपनी किस कैफियत का जिक्र कर रहा है। अब यहाँ से 5वां शेर आप देखिए, आपको पता है 2 मिसरे मिलके एक शेर बनता है, ठीक है। तो 2-2 मिसरे मिलके एक शेर बनता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा शेर, तीसरा शेर, है ना, इसके बाद यहाँ पे ये हो गया आपका चौथा शेर और ये हो गया 5वां शेर, ठीक। 5वें शेर के क्या मायने हैं ये आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ तक हो गया ये आपका। अब यहाँ पे अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि भाई पहले शेर में कौन सी सनत है और यहाँ पे दिल निराली बस्ती है। देखिए सनत का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं कि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका महंगी या सस्ती, ये क्या है, ये अपोजिट वर्ड आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं अगर, तो ये सनत तज़ाद में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सनत तज़ाद है, ठीक। बाकी तो और देखिए कई, एक शेर में कई कई सनत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वजाहत के साथ हम बता सकते हैं कि भाई एक ही सनत यहाँ दो हमें दिख रही है, सनत तज़ाद है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है दिल कैसी निराली बस्ती है, ठीक है। तो दिल एक ऐसी बस्ती है जो एक बार उजड़ जाए तो दोबारा बस नहीं सकती, ठीक है। अगर आप उसे एक बार उजाड़ देंगे तो वो दोबारा नहीं बसेगी, ठीक। चलिए तो अब हम इसका सेक्शन बी पढ़ते हैं। ये सेक्शन बी जो आपका शुरू होता है, इसमें यह लिखा हुआ है दर्जज़ेर उन्वाद में से किसी एक पर आपको क्या करना है, 250 से 300 तक की मुश्तमिल मजमून लिखना है, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का रहने वाला है। तो आपका 10 नंबर का है तो एटलीस्ट आपको एक पेज तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग एक ख़तरा है, या तो इसके ऊपर लिखिए या फिर कौमी यकजहती पे लिखिए। देखिए ग्लोबल वार्मिंग आप सब जानते हैं,
जो पॉल्यूशन की वजह से गर्मी बढ़ रही है ना, इसके ऊपर भी आपको मैं एक ऐसे लिख के दे दूँगी, एक आध दिन में आपको इंशाल्लाह इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लेगा, बाकी अभी आंसर शीट में भी मैं आपको दिखा दूँगी, और वो तो सिर्फ दिखाने का होगा, बाकी उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूँगी, है ना। कौमी यकजहती का मतलब होता है कि कौमी एकता, कि हम सब लोग मिल के रहें, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है दहशतगर्दी मुल्क की सलामियत के लिए ख़तरा है। अब देखिए क्या होता है कि लोग ना दहशतगर्दी को फैलाते हैं, दंगे करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें, इस पे आप किसी भी एक टॉपिक पे लिख सकते हैं। और देखिए मज़मून लिखने का तरीका यही होता है कि पहले जो आपको टॉपिक दिया गया ना, उस टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए कि वो टॉपिक है क्या, ठीक है। अगेन आपको क्या करना होता है, फिर उससे रिलेटेड बातें लिखिए कि वो क्या चीज़ है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। और लास्ट में आपको उसे फिनिश करना होता है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं हम, आपके ये 4 नंबर की एप्लीकेशन रहने वाली है। तो एप्लीकेशन में पहला ये लिखा है कि अपने दोस्त को अपने भाई की शादी के लिए मदऊ करना है, यानी कि ख़त लिखना है। और दूसरी जो है वो है स्कूल की लाइब्रेरी में उर्दू के अखबार मंगाने के लिए प्रिंसिपल से दरख्वास्त करनी है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस, कुछ लेटर्स हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, है ना। ये लाइब्रेरी में अखबार मंगाना है, या फिर फ़ीस माफ़ करवाना है, या फिर सेक्शन तब्दील करवाना है, ये हर बार रिपीट होते हैं। ये सब आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन में आपका 7वां क्वेश्चन है। यहाँ का मतलब होता है या तो ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, ठीक है। अब यहाँ लिखा है सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी के अहम वाक़यात लिखिए, ठीक है, कि सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी क्या थी। तो आप बताएंगे कि वो भाई कब कहाँ पैदा हुए, है ना, किस तरह से पढ़ाई की, और किस तरह से मुसलमानों की रहनुमाई की, कह सकते हैं हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की, ठीक है। या फिर आप अगर इनको नहीं करना चाहते हैं तो आप अफसाना नया कानून जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो नया कानून है, मंटो का अफसाना है ना, नया कानून। तो ये क्या है, कैसे बना, क्या नया कानून था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल यहाँ लिखा हुआ है, अकबर इलाहाबादी जो थे उनके बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। नहीं तो फिर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जलवाए दलवार देहरी, ये इन्हीं की नज़्म है, अकबर इलाहाबादी की ही नज़्म है, ठीक है। या तो इसका खुलासा लिखिए, ठीक। तो हमने आपसे कहा है हम आपके लिए 3 वीडियोस लेके आएंगे। एक में हम आपके राइटर और पोइट्स के बारे में बताएंगे, एक में हम आपके ऑल चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, और एक में आपका जितना ग्रामर वर्क है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 वीडियो इंशाल्लाह एक आध दिन में आपको मिलने लगेंगी, तो आप देखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, है ना। तो जलवाए दरबार दिल्ली जो है, ये आपको पता है कि जब यहाँ पे एक अंग्रेज़ों के अफसर थे वो हिंदुस्तान आ रहे थे, तो दिल्ली को बहुत अच्छे से सजाया गया था और बहुत रौनक थी, बहुत चहल पहल थी। तो अकबर साहब भी यहाँ आए थे देखने के लिए कि क्या है माहौल। तो उसी सब चीज़ों को देख कर उन्होंने क्या करा था, इस नज़्म को लिखा था, ठीक। अभी अगला सवाल लिखा है, या तो अफसाना गिल्ली डंडा या फिर 2 फरांग लंबी सड़क, इन दोनों में से किसी एक अफसाने की कहानी जो है बताएं। आप इन दोनों में से किससे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और क्यों। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए सवाल को उन्होंने घुमा दिया है, बात वही है कि या तो गिल्ली डंडा के बारे में बताइए या तो फिर 2 फलांग लंबी सड़क के बारे में बताइए। इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है ना। क्वेश्चन को उन्होंने मतलब चेंज कर दिया है कि भाई आपको कौन सा अफसाना ज़्यादा पसंद है और क्यों, ठीक। तो जब आप लिखेंगे तो उसमें आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी पेश करने हैं। या तो अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो आप यही वाला कर सकते हैं कि भाई जिगर साहब की शख्सियत पर एक नोट लिखिए, जिगर मुरादाबादी, है ना, क्या थे, उनकी शायरी कैसी थी, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब सेक्शन सी में अगर हम बात करें तो आपका ये ग्रामर का है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतादी की तारीफ़ माँ मिसाल दीजिए। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल में से किसी 2 की तारीफ़ माँ मिसाल दीजिए। 2-2 नंबर के, यानी दोनों के डेफिनेशन आपको लिखनी है और एक-एक एग्जाम्पल। तो आधे नंबर की डेफिनेशन होगी, आधे नंबर का एग्जाम्पल, ऐसे इधर आधे नंबर की डेफिनेशन और आधे नंबर का एग्जाम्पल कि फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं, फ़ेल मुतादी कैसे कहते हैं। और आपको पता है ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती है, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल, है ना। इंग्लिश में आपने पढ़ा है पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब देखिए ये 1 नंबर का सवाल है जिसमें आपसे पूछा गया है वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो क्या कहलाता है, ठीक है। तो आप बताइए क्या कहलाता है, फ़ेल मारूफ कहलाता है या फ़ेल मजहूल कहलाता है, ठीक है। फ़ेल लाजिम या फ़ेल मुतादी, इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा।
जल्दी से बताएं। ठीक है, यहाँ ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस में आपको खुद से लिखना है, जबकि तीसरा क्वेश्चन जो है ये आपका MCQ का है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। सनत तलमी की तारीफ़ बयान करनी है बामिसाल। तो देखिए, सनत तलमी क्या होती है? जब कोई पुराना वाक़या किसी शेर में आए, है ना, तो उसको सनत तलमी कहा जाता है। ठीक, जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो यहाँ पे एक इब्ने मरियम का जो नाम आ गया ना, इसके पीछे एक पूरा वाक़या है ना। या इस तरह से कि लाना है जुए शीर का, है ना, सुबह करना शाम का, लाना है जुए शीर का। ये जुए शीर जो आ गया ना, इसके पीछे पूरा एक वाक़या छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसे क्या कहते हैं? सनत तलबी कहते हैं। या जैसे आपका वो वाला इकबाल का एक शेर है, आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या फिर किसी को किसी का इम्तिहान मकसूद है ना। क्या मतलब है कि इसमें औलाद इब्राहिम का जिक्र आ गया है ना। तो पूरा एक वाक़या है इसके पीछे छुपा हुआ, तो इसे ही हम लोग सनत तलबी कहते हैं। आगे देखिए लिखा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है ना। तो कहते हैं बताइए इसमें कौन सी सनत है? तो इसमें सनत तज़ाद है। क्यों? क्योंकि सुबह से क्या हो रहा है? शाम हो रही है ना। तो इस तरह से इसमें सनत तज़ाद हो गई। ठीक, और भी सनतें हो सकती है जैसा भी मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है कि क्या है? सनत तज़ाद है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, इस्तिआरे की मिसाल दीजिए। तो आपको पता है इस्तिआरे का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मिसाल ना दे के हूबहू वही करार देना ही इस्तिआरा कहलाता है ना। जैसे मैंने कह दिया आज मैंने शेर देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने रियल लाइफ का कोई शेर देखा है। इसका मतलब ये है कि मैंने शेर जैसा बहादुर लड़का देखा है ना। अगर मैं ये कह दूंगी कि मैंने शेर जैसा बहादुर लड़का देखा है, तो इसका मतलब ये कि वो तशबीह हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा नहीं मैंने आज शेर देखा है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? इस्तिआरा हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अब देखिए ये सारी चीज़ें अभी आपको आंसर शीट जब दिखाऊंगी ना उसमें मिल जाएंगी, तो आपको कंफ्यूज होने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपके मुहावरे और कहावतें हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये मुहावरा है या ये कहावत है? हमेशा याद रखिए मुहावरे के लास्ट में नून अली ज़बर ना मिलता है। ठीक है, जब भी नून अली ज़बर ना लास्ट में आता है तो वो मुहावरा होगा। ठीक है, और बाकी जो कहावतें होती है वो एक तो बहुत लंबी चौड़ी भी होती है और उनका ना सर पैर नहीं होता, अजीब सा लगता है उन्हें पढ़ने में। ठीक है, अब ये फूले ना समाना, या दिल पाश पाश होना, या खून सफ़ेद होना, ये तीनों आपके मुहावरे हैं, है ना। ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक है, अंधों में काला राजा। ठीक है, तो ये जो है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ये सब आपकी कहावतें हैं। ठीक है, अब आपको इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, करके देखिए और फिर आंसर शीट से मिलाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने हद तक सही है। अब यह लिखा है, दिलगीर होने के क्या मायने होते हैं? खुश होना, बेकाबू होना, उदास होना, पकड़ना, है ना। अगर आप MCQs वाली सीरीज़ देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें करवाई है मैंने, है ना। हालांकि अभी आप वाली MCQ की सीरीज़ शुरू नहीं की है, मैंने जान पहचान वाली ही सीरीज़ शुरू की है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग के चैप्टर्स आपस में एक दूसरे से मिलते ही हैं, है ना। ग्रामर वर्क ऑलमोस्ट सेम ही होता है सबका। अब देखिए अलामत, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये किसका निशान है? ये सवालिया निशान है ना, इसे सवालिया कहते हैं। ठीक, वक्फ़ा क्या है, फजाइया क्या है, ख़ात्मिया क्या है? तो ये आप लोग मुझे बताइएगा। आप देखिए फजाइया इस तरह से लगता है ना, ख़ात्मिया इस तरह से लगता है। वक्फ़ा आप बताइए किसे कैसे लगता है, सवालिया तो यही हो गया। ठीक है, अब लीजिए यहाँ पे अगला सवाल आ ही गया, लो मैंने देखा ही नहीं था, है ना। तो ये किसका निशान है? ये फजाइया का निशान है। ठीक, अगला आ जाइए। यह लिखा है, गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए वो क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है ना। मतला किसे कहते हैं? जो गज़ल का पहला शेर होता है, जो हम रदीफ हम काफिया होता है। हुस्न मतला किसे कहा जाता है? जो मतला के बाद एक और शेर आ जाता है। ठीक है, या बैतुल गज़ल, जो गज़ल का सबसे अच्छा शेर होता है उसे बैतुल गज़ल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ लिखा है, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर हो मगर उसमें काफ़िए की पाबंदी ना हो क्या कहलाती है ना। अब आप मुझे बताइए पहले कि आज़ाद नज़्म क्या है, पाबंद नज़्म क्या है, नसरी नज़्म किसे कहते हैं और नज़्म मुअर्रा क्या है ना। ये चारों के बारे में बताइए। अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैंने नज़्म को डिटेल में पढ़ाया है कि नज़्म क्या है और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की है, तो आप लोग देखिए जाके उन्हें। ठीक है,
अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ज़ौक़ का शेर है आपका, लाई हयात आए ग़ज़ाले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। इसमें रदीफ़ आपको बताना है, तो आपको पता होना चाहिए रदीफ़ उस लफ्ज़ को कहा जाता है जो सेम टू सेम होके रिपीट होते हैं, है ना। तो देखिए लाई हयात आए ग़ज़ाले चली चले, तो ये चले पहला मिसरा हो गया। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, ये दूसरा मिसरा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे खुशी जो है, ठीक है, या जो चली है ये आपका क्या है, ये आपका काफिया है। और जो ये सिर्फ चले और ये सिर्फ चले जो लिखा है ना, ये सिर्फ आपका क्या है, रदीफ़ है। क्योंकि रदीफ़ बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम होगा पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में, ठीक है। और जो काफिया होता है उसकी आवाज़ सेम होती है, जैसे खुशी चली, लास्ट में देखिए छोटी ये की आवाज़ आ रही है, ठीक है। आगे आ जाइए। अब देखिए हिस्सा डी में जो है ये आपके सवालात हैं। तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ 2 के जवाब देने हैं, 2-2 नंबर के रहेंगे। नया कानून के आने की खबर सुनकर मंगू कोचवान क्यों खुश था, है ना। क्योंकि उसे लग रहा था कि जो नया कानून आ रहा है वो अंग्रेज़ों को हटा देगा, है ना, अंग्रेज़ों को ख़त्म कर देगा। अंग्रेज़ों की जो हुक्मरानी है, जो उनकी जुल्म व सितम है, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, है ना। वो इसलिए ही खुश था। अगला सवाल देखिए लिखा है औरतों का दिल मोहब्बत का समंदर होता है, मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है, बुक से ही लिए गए हैं, आप लोग बता सकते हैं। अब माहौल बचाइए, ठीक है। ये जो माहौल बचाना है क्या सिर्फ साइंसदानों का ही काम है या हर इंसान का काम है। अब देखिए ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया है, ये आप बिना पढ़े भी इसका जवाब दे सकते हैं कि सिर्फ जब भाई हम एक घर में हम रह रहे हैं तो सिर्फ उस घर को साफ रखने की जिम्मेदारी या उस घर को बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मम्मी की तो नहीं हो सकती या सिर्फ पापा की तो नहीं हो सकती, है ना। जब हम उस घर में रह रहे हैं तो उसको बनाना सजाना सब कुछ हम सबको मिल के करना होगा। सेम उसी तरह से जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो सिर्फ दुनिया को अच्छा करना या साफ़ करना सिर्फ साइंटिस्ट का ही तो काम नहीं है ना, हम सबको करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है मखलूत ज़माने से क्या मुराद है, वजाहत कीजिए। तो अब बताइए मखलूत ज़माने कीजिए कहा जाता है, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनमें से 2 के ही जवाब देने, फिर से 2-2 नंबर के हैं। उम्र खिज़्र से शायर की क्या मुराद है, ठीक है। आपको पता है हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम थे। अब यहाँ पे ये क्या है, ये शेर तलबी का शेर कहलाएगा क्योंकि इसमें हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का वाक़या पूरा आएगा, है ना। क्या वाक़या ये है कि अल्लाह पाक ने उन्हें जब दुनिया बनाई थी तब से लेके जब तक क़यामत नहीं आ जाती तब तक की तैनात किया है और उनका काम क्या है कि वो भटके हुए को राह दिखाते हैं, है ना। तो यानी उनकी जो उम्र है वो बहुत लंबी है। तो शायद उसमें यही कहते हैं कि अगर हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे यही हम क्या जी अभी आए अभी चले, है ना। इसी तरह से कुछ शेर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह पाक हम लोग को हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम जितनी लंबी उम्र भी दे देगा ना, तो भी मरते वक्त हम यही कहेंगे क्या जिए अब, इतनी सी तो अल्लाह पाक ने उम्र दी थी। आ रही है बात समझ में। तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ साथ के साथ, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लोग खुद से आंसर दीजिए, है ना, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, ठीक। अगला सवाल देखिए यहाँ नज़्म का है कि नज़्म के पहले बंद में आवारा गुरबत और ये किरियाए वतन से शायर की क्या मुराद है। ये आपके चैप्टर से है। अब आप लोग इसको अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो आप इसके जवाब दे पाएंगे, अगर नहीं किया है तो इंशाल्लाह जब मैं वीडियो लाऊंगी तो आप लोग उससे रिवीजन कर लीजिएगा। मेरा हिस्सा दूर का जलवा, है ना, शायर ने ऐसा क्यों कहा है वजाहत कीजिए। तो ये जलवाए दरबार दिल्ली की जो आपकी नज़्म है उससे ही लिया गया है, बताइए क्यों कहा है ऐसा। फिर से 2-2 सवाल के जवाब दे रहे हैं, 4 नंबर बनेंगे आपके, ठीक है। ICS बनने के बाद वहीद में क्या तब्दीली आई थी बताइए। मुसन्निफ़ को पहले फ़कीर पर रहम क्यों आया था और पहले फ़कीर का हुलिया कैसा था। आपको पता है जब वो खिड़की से देखता है तो कोई और फ़कीर होता है, जब वो दरवाजे पे जाके देता है तो वहाँ कोई और फ़कीर होता है ना। ये कहानियाँ मैंने आपको पढ़ा रखी है शॉर्ट नोट्स में और इसमें उसमें, अगर नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिए। अगला सवाल देखिए लिखा है मुसन्निफ़ ने नूर ख़ान को गड़िया का लाल क्यों कहा है, ठीक है। या अगर आप गया की जगह होते तो आपका रवैया कैसा होता, ठीक। अब यह लिखा हुआ है दर्ज झेल अस्नाफ में से किसी एक पर नोट लिखना है, एक पर लिखना है और ये 3 नंबर का है। तो कम से कम आपको 5 से 7 लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी कि खाका क्या है, अफसाना क्या है, गज़ल या नस्म,
तो देखिए इन सब पे शॉर्ट नोट मैंने बना दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए बात ये नहीं है कि 3 नंबर का है तो मैं 5 या 7 लाइन में निपटा दूँ। बात ये है कि जो उसकी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मुझसे कोई खाका कहे तो हम कह सकते हैं कि किसी इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है ना, जिसमें हम उससे पहली बार मिलते हैं और उस वक्त उसने हमारे साथ कैसा बिहेव किया या हमने उसकी इखलाक को कैसा देखा, कैसा समझा, उस चीज़ को बयान कर देते हैं। बस ये खाका होता है, ठीक है। ये मुख्तसर होता है, छोटा होता है ना। सिर्फ एक मुलाकात की बात होती है इसमें। इसमें इंसान के पैदा होने से मरने तक का पूरा वाक़या नहीं होता है यहाँ, ठीक है। ऐसी अगर हम अफ़साने की बात करें तो अफ़साना क्या है, अफ़साना भी मुख्तसर होता है, छोटा होता है, कम किरदार होते हैं, हकीकी ज़िंदगी के करीब होता है ना। ऐसी अगर हम गज़ल की बात करें तो गज़ल में आपको बताना पड़ेगा गज़ल के मायने क्या है, ठीक है। औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, है ना। गज़ल की अलग अलग तारीफ़ें बयान की गई है, उनमें से कोई एक आध तारीफ़ आपको बयान करनी होगी, ठीक है। फिर गज़ल का पहला शेर मतला होता है। मतले की क्या खूबी होती है कि उसके दोनों मिसरे हम लतीफ़ होते हैं, हम काफ़िया होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको बताना पड़ेगा कि अगर मतले के बाद दूसरा मतला आ जाता है तो उसे मतला सानी कहा जाता है ना। गज़ल का आखिरी शेर जो होता है वो मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। आपको ये भी बताना होगा कि भाई गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल इकाई होता है। पहले शेर में कोई और मौजू हो सकता है, दूसरे में कोई और मौजू हो सकता है ना। गज़ल का कोई टाइटल नहीं होता है कभी, क्योंकि उसमें तसलसल नहीं होता है ना। लेकिन अगर हम नज़्म की बात करें तो नज़्म में क्या होता है, तसलसल होता है। नज़्म का टाइटल होता है। नज़्म पूरी एक ही चीज़ पे शुरू होगी और आखिर तक उसी पे ही चलेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आपका था पेपर जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं आंसर शीट पे, एक बार आंसर शीट को और देखेंगे, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। ये आपकी मार्किंग स्कीम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ सबके देखिए जवाब लिखे हुए, जल्दी जल्दी आप लोग मैच कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब मैं पढ़ाऊँगी नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वरना, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, अच्छा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो आपके एमसीक्यू वगैरह थे उनके, अब ये देखिए ये ग्लोबल वार्मिंग पे लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे मुश्किल अल्फाज होंगे, तो ये सब चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगी, ग्लोबल वार्मिंग पे ऐसे या फिर कौमी यकजहती पे, क्योंकि ये बाद में भी आपके काम आ जाते हैं ना। पेपर में होते हैं तो लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा एक अच्छा सा बाकायदा तौर पर पड़ जाए तो वो फ़ायदे में रहता है ना, दहशतगर्दी के लिए कि मुल्क को क्या इससे ख़तरा है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दी है। अब देखिए यहाँ पे आपकी शादी में किसी दोस्त को बुलाने के लिए, है ना, ये आपको कैसे लिखना है। पहले उसका एड्रेस लिखना है ना, तारीख़ लिखनी है, दोस्त को करना है मुखातिब, अदाब करना है। फिर उसके बाद उसके हाल चाल लेके अपनी बात लिखनी है ना। फिर खुदा हाफिज़ करके तुम्हारा दोस्त। इसी तरह से प्रिंसिपल के लिए पहले बख़िदमत जनाब करना है, फिर स्कूल का नाम लिखना है, कहाँ है वो स्कूल, फिर मौजू लिखना है ना। फिर उसके बाद अपनी गुजारिश उन्हें बतानी है, ठीक। फिर आपका फर्मा बरदार शागिर्द करके इस कहानी को ख़त्म कर देना है, ठीक है। वैसे देखिए सर सैयद के ऊपर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ये मैं आपको तब डिस्कस करूँगी जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे ना, शायरों के बारे में, तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपको ये याद करना है। या फिर देखिए ये आपका अफसाना नया कानून के बारे में लिखा हुआ है कि नया कानून अफसाना क्या है, कैसा है, ठीक है। मंगू कोचवान, ठीक है। आगे आ जाइए, ये पूरा अफसाने के ऊपर हो गया है। फिर अकबर इलाहाबादी के ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो ये अकबर इलाहाबादी का असली नाम क्या था, कहाँ पैदा हुए, ये सारी चीज़ें, ऐसी नज़्म भी इन्हीं की है, ठीक है। तो इसके बारे में आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ गिल्ली डंडा या 2 फराग लंबी जो सड़क है, इसमें देखिए गिल्ली डंडा के बारे में भी बताया है और 2 फराग लंबी सड़क के बारे में बताया है, ठीक है। यह जिगर मुरादाबादी साहब के बारे में पूरा बताया है, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें आ जाए तो देखिए यहाँ पे इसमें जो आपकी फ़ेल है ना, और फ़ेल जो दोनों थे, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतादी, है ना, इनकी पूरी तारीफ़ बयान की है बामिसाल, ठीक। फ़ेल माजी किसे कहते हैं, फ़ेल हाल किसे कहते हैं, फ़ेल मुस्तक़बिल किसे कहते हैं, ये तीनों भी बयान कर दिए गए हैं मिसाल के साथ, है ना। इसका आंसर फ़ेल मजहूल होगा, ठीक। इसके बाद सनत तलबी किसे कहा जाता है,
ठीक है। और इसका शेर भी बता दिया गया है। सनत तज़ाद है उसमें। सनत इस्तिआरा किसे कहते हैं? इस्तिआरा मतलब होता है मुस्तार लेना, यानी उधार लेना, है ना। और इसी से ही रिलेटेड है कि भाई जब हम कोई चीज़ डायरेक्ट देखते हैं, ठीक, ये आपके सारे मुहावरे और जो आपके वो है वो सारे आ गए, क्या नाम है, कहावतें, है ना। फिर यहाँ पे आपके जो भी ऑप्शंस थे, उदास होना, सवालिया, फजाइया, ठीक है, मक्ता, नज़्म मुअर्रा, चले, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर ये आपके सवाल जवाब आ गए जो भी आपने पढ़े, ठीक है, कि मंगू कोचवाल ने ऐसा क्यों कहा या शायर ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। ये यहाँ से आप अपने आप मैच कीजिए कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा, है ना। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोग के जो भी सवालात रहेंगे उनका जवाब दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से सारे सवाल जवाब यहाँ हो गए हैं। बाकी इंशाल्लाह जब आपके चैप्टर्स को डिस्कस किया जाएगा तो उसमें आपको समरी, है ना, शॉर्ट नोट कैसे लिखना है, खुलासा कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें भी आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। ये देखिए खाका के बारे में लिख दिया है पूरा, खाके की खुसूसियत। फिर ऐसी देखिए गज़ल के बारे में सब कुछ लिख दिया है ना। फिर उसके बाद देखिए नज़्म के बारे में सब कुछ लिख दिया है कि नज़्म क्या है, क्या उसके मायने है ना। और ये यहाँ आपका ख़त्म होता है। अब देखिए आप ये मत सोचिएगा कि मैम हमें सेम वही लिखना है जो पेपर वाले कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी बात लिख सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आम क्या है, तो आपको जवाब में यही लिखना है कि आम है क्या, है ना। ये मत लिख दीजिएगा कि इमली क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप अपने लफ्ज़ों में कुछ लिख रहे हैं, आंसर जो पूछा है अगर वो ठीक है और आप अपने लफ्ज़ों में लिख रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। बस इमले का आपको ख्याल रखना है, ठीक। और स्पेलिंग्स वगैरह ठीक रखनी है, अल्फाज आपको अच्छे इस्तेमाल करने, ऐसा ना लगे कि जो तहरीर है ये बिल्कुल छोटे बच्चे की है, ठीक है। आप 10th क्लास में हैं और फिर आप उर्दू ए पढ़ते हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करती हूँ सही चीज़ें क्लियर होगी होगी। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।